हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या आगे पढ़ना है। फर्स्ट चीज देखिए कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होते हैं, यानी बॉन्ड का बनना और टूटना होता है। बिटवीन किसके बीच में होता है, विथ बिटवीन डिफरेंट एटम, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो एटम होते हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं और जुड़ते हैं। To produce new substances is called chemical reactions, यानी chemical reactions it is a process जिसमें कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड जुड़ते हैं, राइट। और ये किसके बीच में होता है, एटम्स के बीच में। ध्यान दीजिए सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस मेनली, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट ऑफ द थिंग है कि मेल्टिंग ऑफ आइस वो कैसा चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। सेकंड है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब रस्ट होता है तो आयरन की ऑक्साइड बनती है जिसे हम बोलते हैं Fe2O3 या फिर Fe3O4। Fe3O4.XH2 हमारा फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड होता है। दिस इज नथिंग बट रस्ट। ठीक है क्या? तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड वाला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का कर्ड में जो कन्वर्जन होता है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल प्रोसेस और केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं आगे, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो कुछ चीजें ध्यान दीजिए। पॉइंट फर्स्ट ध्यान दीजिए, क्या बोला गया कि जो ये फिजिकल चेंज होता है ये एक टेम्पररी चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है, एक टेम्पररी चेंज है। बट की जो केमिकल चेंज है वो कैसा चेंज है, वो एक परमानेंट चेंज है। इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, बकायदा एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये एक परमानेंट चेंज है, यानी इसको हम वापस से रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। और ये क्या है, टेम्पररी है, यानी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए है। कोई भी न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता। बट जब बात करते हैं केमिकल चेंज की, इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं। जैसे अभी देखा था हमने कि हमारे पास आयरन था, आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और हमारे पास आयरन की ऑक्साइड बनती थी Fe3O4, जिसको रस्ट बोलते थे। और यहाँ पर .XH2O, XH2O क्या बताता है बच्चों कि हमारे पास वाटर के X मॉलिक्यूल हैं इस आयरन ऑक्साइड के साथ। आयरन का 3 ऑक्साइड है विच इज नॉन एज फेरिक ऑक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ये एक परमानेंट प्रोसेस होता है और इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे नया सब्सटेंस हमारे पास क्या है, तो आयरन 3 का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है .XH2O। ध्यान दीजिए थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस इसको रिवर्स कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। यानी नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम इस टाइप के चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस में। बट जब बात आती है केमिकल चेंजेस की, तो ये चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड से इस टाइप के चेंजेस को हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोला गया है, एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब। तो इस वाले प्रोसेस में हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हो और हो सकता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो, या हो सकता है दोनों ना हो। तो हो सकता है कि एनर्जी मे बी रिलीज और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, जब बात करते हैं केमिकल चेंजेस में, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज ऑकर होता है तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बोला गया एनी चेंज दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, वो सारी चेंजेस जो इन्वॉल्व करते हैं केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो वो सारे रिएक्शंस या फिर वो सारे चेंजेस जिसमें एक केमिकल चेंजेस होते हैं, दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। अब आगे देखते हैं बच्चों, अभी तक हमने देखा था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आगे है केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एटम्स का ब्रेकिंग डाउन होता है, दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वो सारी चीजें देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसमें पहले तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है हमारे पास की वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो वर्ड इक्वेशन में जो हमारे पास एलिमेंट है या फिर जो
एटम है उसका हम पूरा फुल नेम लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का पूरा नाम लिख दिया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो दोनों ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, रिएक्टेंट। एलएचएस में हमारे पास रिएक्टेंट है तो जो वर्ड इक्वेशन लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में पूरा बाकायदा उनका नाम लिखते हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आरएचएस में उनका भी प्रोडक्ट का पूरा नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं अपने केमिकल इक्वेशंस को। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल के फॉर्म में कैसे, वर्ड इक्वेशन में नाम लिखना है और सिंबल, और केमिकल जब इक्वेशन लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल तो मैग्नीशियम का सिंबल लिख लिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिख लिया, दोनों रिएक्टेंट हैं आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जो कि हमारा प्रोडक्ट है। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले ले, जैसे लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं आयरन है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं वर्ड इक्वेशन। लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास आयरन है, आयरन को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ। आयरन को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आयरन का ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये कौन सा इक्वेशन आएगा, ये हमारे पास है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये है हमारे पास वर्ड इक्वेशन। लेकिन जब बात आती है कि अगर हम इसी चीज को, ये वर्ड इक्वेशन को हमारे पास कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सिंबल इक्वेशन, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा आंसर होगा। आयरन को कैसे डिनोट करते हैं, तो Fe से, और ऑक्सीजन को कैसे डिनोट करते हैं, तो O2 से। दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो आयरन की ऑक्साइड बनती है। अब आयरन की बहुत सारी ऑक्साइड बनती है, तो मेनली यहाँ जो स्टेबल ऑक्साइड होगा वो हो जाएगा आपका Fe3O4, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास Fe2O3 बने, ठीक है। अब दोनों का नाम देख लेते हैं, दोनों का नाम क्या है। ये आपके पास जो है यहाँ पर आयरन की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 नेगेटिव, और यहाँ वाले में आयरन की वैलेंसी है आपके पास 2 पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड, और इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ये दो टाइप के मेनली ऑक्साइड हमारे पास बनते हैं आयरन के, ठीक है क्या। तो ये हो गया हमारे पास वर्ड इक्वेशन, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, ठीक है क्या। अब आगे देखते हैं बाकी की सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास की बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, या फिर जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं। तो सिंपल सा चीजें हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जितने सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, एलएचएस साइड मतलब कौन सी साइड की बात हो रही है, तो ये रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है। यानी रिएक्टेंट साइड में जो एटम है, जो एलिमेंट है, उसके कितने नंबर, हर एक एलिमेंट के, हर एक एटम के कितने ईच एलिमेंट्स हैं, जितना एलएचएस में है उतना ही आरएचएस में होना चाहिए। यानी जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, मैग्नीशियम कितना है, कुछ नहीं, तो कितनी वैल्यू है 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ है 1। बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में एटम को बैलेंस करना रहता है। यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 यूज हुआ है। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है, कितने एटम है, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितना भी है, सिर्फ 1 यूज हुआ है। तो इसको डबल करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, मैग्नीशियम भी कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ बैलेंस्ड है, चलेगा, बट मैग्नीशियम का 2 रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। नाउ दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। यानी ओवरऑल अगर हम इसे इरेज करके अच्छे से लिख ले तो ये हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन O2 था, यहाँ ऑक्सीजन एटम 2 यूज हुए हैं, और यहाँ 2 था तो 2 लगा दिया। जैसे हमने 2 लगाया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो जाएगा एलएचएस साइड या फिर रिएक्टेंट साइड, और ये हो जाएगा आरएचएस साइड या फिर प्रोडक्ट साइड, ठीक है क्या। तो ये कौन सा इक्वेशन था, दिस वाज द सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन। और अगर इसका वर्ड इक्वेशन लिखना होगा तो क्या करेंगे, सीधा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें प्रोसेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये चीजें हमने देख लिया, अभी बैलेंसिंग कर लिया। यहाँ पे 2 लगाया था तो ऑक्सीजन एटम 2 थे, तो ऑक्सीजन एटम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया था, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 मैग्नीशियम लगा देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए लिया हुआ आयरन और वाटर का एग्जांपल। आयरन को किसके साथ रिएक्ट कराया गया है, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, आयरन के कितने एटम हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। जब यहाँ ऑक्साइड बन रहा है, ये कौन सा ऑक्साइड है, अभी अभी बनाया था लास्ट स्लाइड पे, ये है फेरिक ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड में हमारा आयरन की वैलेंसी कितनी होती है 3 पॉजिटिव,
फेरिक ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी कितनी होती है 3 पॉजिटिव। तो अब आगे इसमें देखते हैं कि यहां से हमारा आयरन 3 ऑक्साइड बन गया, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। क्या देखते हैं, क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? यहाँ आयरन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1। इस साइड आते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो ऑक्सीजन कितना 4, आयरन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 2, तो बैलेंस्ड नहीं है। वही सारी मेंशन है कि एलएचएस साइड में कितने आयरन है, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, और आरएचएस साइड में कितने कितने हैं। बैलेंसिंग करने के लिए ये तो एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है कि सबको बराबर करें। जैसे देखो इसमें क्या किया गया है मैं बता रहा हूं आपको, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही शॉर्टकट में कर सकते हो। यहाँ पे पहले एलएचएस में कितना था 1 था ना, और यहाँ पे कितना था 3 था, तो यहाँ पर 3 है, तो हमने क्या किया दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 1 जा 3 बन जाएगा, और ये भी 3 1 जा 3 बन जाएगा, यानी एलएचएस साइड में आयरन बराबर हो गया आरएचएस साइड में आयरन के। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रोजन हमारा कितना था 2 था, इस साइड कितने हैं 2, यानी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, और इधर कितने हैं 1, तो इधर 1 है और इधर 4 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और जो कि बैलेंस हो जाएगा। अब उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमने जो बैलेंस किया है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही एटम एक ही कंपाउंड यूज हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है आयरन ऑक्साइड का Fe3O4 का, यानी फेरिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है, हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है। ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है क्या। और ये हालांकि फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है अभी बताया था पीछे, ये रस्ट का फॉर्मूला है, जो रस्टिंग हो जाती है आयरन के ऊपर उसका फॉर्मूला है Fe3O4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन कितने थे, यहाँ आयरन 3 यूज हुए थे, तो हमने 3 यहाँ लगा दिया, ठीक। ऑक्सीजन 4 थे, और हमारे पास H2O कितने हैं 1 है, यानी एक H2O 1 ऑक्सीजन कंटेन करता है, बट चाहिए कितने ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो हम इस 4 को देखते हुए यहाँ पे 4 लगा देंगे 4। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, बैलेंस्ड है। आयरन का 3 रिक्वायरमेंट था, तो हमने 3 लगा दिया, बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, जैसे हमने इसको लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गए, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमें 8 की रिक्वायरमेंट है ना, 4 2 जा 8, और यहाँ 2 है तो यहाँ 4 लगा देंगे। नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो आई थिंक लिखा भी होगा कहीं पे, इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं, 3 आयरन है, 4 H2O है, 1 Fe3O4 है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 3 आयरन 3 आयरन, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन और द रिएक्शन। ये मेनली है क्या, दिस इज, फिर से लिख दे रहा हूं, ये रस्ट का है, ठीक है फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ, ये सेम चीज अभी हमने देख लिया, ये सारी चीजें हमने देख ली कैसे कैसे बैलेंस कर लिया, एक शॉर्ट अप्रोच में हमने देख लिया, हमारा रिएक्शन बैलेंस होकर आ भी गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल जो स्टेट्स हैं यूजिंग सिंबल, जैसे सॉलिड स्टेट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को स्मॉल जी से या फिर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखा होगा आपने पीछे, जब हमारे पास हाइड्रोजन का गैसेस निकल रही थी तो मैंने कैसे दिखाया यहाँ पे, एरो से। इस एरो का मतलब होता है गैस इवॉल्व हो रहा है, इस रिएक्शन में गैस निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो उसको AQ लिखते हैं। AQ का मतलब क्या है, एक्वस, AQ का मतलब है आपके पास एक्वस। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, तो PPT का फॉर्मेशन यानी पाउडर का फॉर्मेशन, पाउडर का फॉर्मेशन यानी वो सेटल डाउन हो जाएगा ना, पाउडर हमेशा सेटल डाउन हो जाएगा, तो एरो को नीचे की तरफ बना देंगे सेटल डाउन, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, कितना प्रेशर सप्लाई कर रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें कहाँ इंडिकेट करते हैं, वी विल इंडिकेट दोज थिंग्स ऑन द एरो। इस एरो पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कितना टेम्परेचर दिया, ठीक, या फिर कितना प्रेशर दिया, या फिर कौन सी कैटलिस्ट यूज की, ये सारी चीजें हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो पे, ठीक है क्या। तो एरो पे हम ये 3 चीजें, 3 क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो अबव या तो बिलो द एरो, एरो के या तो ऊपर या तो नीचे। नेक्स्ट है हीट, जब भी हीट की सप्लाई करते हैं तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से
एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं इस एरो पे हाँ, इस रिएक्शन में हमने हीट की सप्लाई की है, तो हीट की जहां भी सप्लाई होगी उसको हम डेल्टा का साइन बना देते हैं। इस डेल्टा का साइन का मतलब क्या है? डेल्टा का साइन का मतलब है वी आर सप्लाइंग हीट। हम क्या कर रहे हैं? सप्लाइंग हीट। हालांकि इस वाले रिएक्शन में हीट की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपको बस दिखाने के लिए बता रहे हैं कि डेल्टा का मतलब होता है क्या? हीट की सप्लाई करना। इस रिएक्शन में कोई भी हीट की सप्लाई नहीं होगी, ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट है, अब ये सारी चीजें देखिए, तो यहाँ जो फॉर्म हुआ है देखिए, सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हुआ है तो एस लगा दिया है। गैसेस फॉर्म में बना है तो या तो एरो लगा दो या तो स्मॉल जी लिख दो, बात एक ही है। अब ये लिक्विड फॉर्म में हमारा मेथनॉल, इसका नाम क्या है? देखो, आपने अल्कोहल का नाम सुना होगा, राइट? बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, आपको ये भी शायद पता होगा। तो हम जो पेट्रोल वगैरह में जो अल्कोहल यूज होता है वो होता है इथेनॉल। उसका नाम क्या होता है? पेट्रोल वगैरह में जो मिक्सिंग वो इथेनॉल होता है। और यहाँ जो अल्कोहल बना है जिसके लास्ट में OH लगता है, जिसके अभी आप पढ़ोगे, आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, कब अल्कोहल बनता है, कब एल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो सारी चीजें हम शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि जिसके लास्ट में OH लगा रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा अल्कोहल ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने कार्बन वाला अल्कोहल है ये? यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन। तो सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन वाले को हम, जिस कंपाउंड में सिंगल कार्बन हो, सिर्फ एक कार्बन हो, उसको हम बोलते हैं मेथ। उसके नाम के आगे क्या लगता है? मेथ। और जिस कंपाउंड में अगर दो कार्बन यूज हो रहे हैं, दो कार्बन यूज कर रहे हैं, तो इसके नाम में लगाएंगे इथ। तीन कार्बन यूज होते तो नाम में लगा देते प्रोप। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है क्या। अभी फिलहाल देख लेते हैं इसका नाम क्या है। तो एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, तो नाम में लग जाएगा आगे में मेथ। और जिसके लास्ट में OH रहता है अल्कोहल, उसके नाम में लास्ट में OL जुड़ जाता है। लास्ट में क्या जुड़ता है? OL। इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल। और ये AN क्यों आया है? मेथ तो ठीक है, मेथ आया, एक कार्बन था तो मेथ आया। AN क्यों आया है? OL क्यों आया? OL इसलिए आ गया क्योंकि ये अल्कोहल था, इसलिए OL आ गया। देखो, अल्कोहल का OL यहां आया हुआ है, अल्कोहल का OL यहां पर आया हुआ है उसके नाम में। एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से इसके नाम में मेथ आया हुआ है। ये AN क्यों आया हुआ है? इसका थोड़ा सा चीजें हम समझ लेते हैं। जब यहां तक आ गए तो थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड होते हैं हमारे पास, उसकी नेमिंग कुछ करते हैं। अगर हमारे पास सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड है, सिंगल, अगर मान लेते हैं हमारे, आपको पता होगा कि जो कार्बन एटम होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। यानी वो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपली अगर कुछ भी ना जुड़ा हो तो हमेशा मान के चलेंगे कि कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एक कार्बन है ना, और एक कार्बन के नाम में क्या लगता है? मेथ, मेथ। और जब हाइड्रोजन सिर्फ जुड़े रहते हैं तो लास्ट में जोड़ देते हैं ANE। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं बच्चों? ANE। ANE हो गया क्योंकि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज और अभी कन्वर्जन आगे देखेंगे थोड़ी सी चीजें, कि जिसमें सिंगल बॉन्डेड है उसमें ANE जोड़ते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ और जोड़ते हैं। अभी देखते हैं उसको। एक कार्बन था इसलिए मेथ लगा दिया। अब देखते हैं थोड़ा डबल बॉन्ड वाला, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दो कार्बन वाला देख लेते हैं कंपाउंड, कि अगर हमारे पास दो कार्बन होता तो क्या सीन होता। तो ध्यान दीजिए, इसको हम रख लेते हैं एक ब्रैकेट में अलग से। अब दो कार्बन वाला देखिए, यहां हम लेते हैं दो कार्बन का, यानी एक हमारे पास कार्बन है और एक और कार्बन है, यानी एक कार्बन से बॉन्ड किसने बनाया? दूसरे कार्बन ने बनाया। और यहाँ पर सबके साथ, इन सबके साथ कौन जुड़ा हुआ है? सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इतने सारे हाइड्रोजन क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि हर एक कार्बन कितना वैलेंसी है उसकी? 4। तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और हर एक बॉन्ड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इक्वल शेयरिंग करेंगे दोनों। यहाँ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक बॉन्ड बनेगा। यहाँ कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दूसरी बॉन्डिंग बनेगी। तो कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं यहाँ पे? देखो, 1 2 3 4, यानी वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ भी कार्बन कितने बॉन्ड बने हैं? 1 2 3 4, यानी इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है क्या। अब यहां पे ध्यान दो, तो एक कार्बन था तो नाम में लगा था मेथ, दो कार्बन है तो नाम में लगेगा एथ, ETH, एथ। और सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड
जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड यूज हुआ हो, सिंगल बॉन्ड सिर्फ यूज हुआ हो, उसके नाम में लगता है ANE। तो इथ लिख लिया, एथ पढ़ो या फिर इथ पढ़ो, इथ पढ़ लिया 2 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्डेड है ना हर जगह, यहां भी सिंगल बॉन्डेड है, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा ANE। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो लास्ट में ANE जुड़ेगा। अब देखते हैं कि डबल बॉन्डेड होता तो क्या नाम में लिखता, डबल बॉन्ड होते तो क्या होता। जैसे एक कार्बन है, एक और कार्बन है, ठीक है। अब इस बार इन दोनों कार्बन के बीच में हमने बना दिया डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड। आपको पता है कि हर एक कार्बन एटम कितनी वैलेंसी है, 4, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो यहां हो गया एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये हो गया तीसरा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड। और यहां पर जोड़ देंगे हाइड्रोजन, और यहां भी जोड़ देंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाले कार्बन पे, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये हो गया तीसरा बॉन्ड, ये हो गया चौथा बॉन्ड, यहाँ जोड़ देंगे। जब कुछ ना खाली हो बिल्कुल, तो क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना। अब ध्यान दो, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए नाम में क्या जुड़ता है, इथ। इथ पढ़िए या फिर एथ पढ़िए, इथ है, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड होता तो ANE जोड़ते, डबल बॉन्ड है तो ENE जोड़ेंगे, ध्यान देंगे। डबल बॉन्ड में क्या जोड़ेंगे, ENE, इसका नाम हो जाएगा इथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। 2 कार्बन के लिए इथ लगता है और डबल बॉन्ड के लिए ENE लगता है, इथीन। चलो अब देखते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 कार्बन होते तो क्या नाम में आता। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसी में पहले पार्टीशन कर लेते हैं और देखते हैं 3 कार्बन का नाम क्या होता है। अगर हमारे पास एक कार्बन है, एक और कार्बन है और एक और कार्बन है, यहाँ पे तीनों कार्बन कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और हर एक कार्बन कितनी वैलेंसी है, 4, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे टोटल, 4। हर जगह क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह क्या जुड़े हुए हैं बच्चों, हाइड्रोजन। तो ध्यान दो, हर जगह सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। 3 कार्बन के लिए नाम लिखते हैं हम प्रोप, PROP, प्रोप। और सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्डेड के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ANE, तो प्रोप हो गया 3 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्डेड है तो लास्ट में जोड़ देंगे ANE। तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये सिंगल बॉन्डेड के लिए ANE जोड़ दिया, और ओवरऑल पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है क्या, प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन के लिए और सिंगल बॉन्डेड है तो ANE। अब ध्यान दो, ये चीजें तो क्लियर है, ठीक है। अब इसी 3 कार्बन वाले में अगर हम डबल बॉन्ड बना दे तो क्या नाम में बदलाव आएगा, चलो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, तो हमने 3 कार्बन वाला इस बार डबल बॉन्ड का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, ठीक। अब इसमें से कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड बना लो, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक। हमें पता है कि हर एक कार्बन की वैलेंसी है 4, तो टोटल बॉन्ड बनेंगे कितने, 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो एक सिंगल बॉन्ड यहां बना, दूसरा सिंगल बॉन्ड यहां बना, तीसरा यहां बना लिया और चौथा यहां बना लिया, और हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यानी ये कार्बन की वैलेंसी हो गई कंप्लीट। अब बाकी के कार्बन के देखते हैं, तो यहाँ एक कार्बन की एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, चौथा बॉन्ड, ये भी हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं कि ये कार्बन के लिए एक हो गया बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर एक कार्बन की हमने वैलेंसी को कंप्लीट किया, बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया। अब इसका नाम देखते हैं, नाम क्या होगा। तो देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम में आता है, 3 कार्बन के लिए नाम में आता है प्रोप। क्या जाता है, प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए नाम में आ जाएगा प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ENE, तो नाम में हो जाएगा ENE। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीन। हालांकि ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है आपको चैप्टर 3 में, अभी के लिए फिलहाल आप इतना जान सकते हो। दैट्स इट, ये हो गया कार्बन कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का बस एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले का एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, अगर हम मान लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले का एक देख लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, कि अगर हमारे पास कार्बन एटम है और उन कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उनके नाम में क्या लगेगा। यानी एक कार्बन एटम है, एक और कार्बन एटम है, एक और कार्बन एटम है, लेकिन कहीं पर कार्बन एटम, ये वाले मान लेते हैं कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ध्यान दो, अब जहां जहां जितनी वैलेंसी खाली है वहां पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी, 4 होनी चाहिए। एक बॉन्ड बना लिया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, यानी चारों वैलेंसीज की कंप्लीट है, कोई भी और हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा नहीं। अब आते हैं सेकंड वाले पे, इस पे देख लेते हैं। तो एक वैलेंसी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी टोटल
3 और हाइड्रोजन जुड़ेंगे तब इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। इसकी तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके देखते हैं इस वाले कार्बन की 1 2 3, एक और जोड़ देंगे हाइड्रोजन 4। ठीक, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए नाम क्या लिखते हैं हम? 3 के लिए लिखते हैं नाम प्रोप। अभी अभी देखा 3 के लिए लिखते हैं हम क्या नाम? प्रोप। लेकिन इस बार हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखो जैसे डबल बॉन्ड के लिए ANE जोड़ा था, सिंगल बॉन्ड में ANE जोड़ा था, डबल बॉन्ड में ENE जोड़ा था, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में अब A नहीं आएगा, E नहीं आएगा, अब आएगा Y, तो YNE जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड वाले में ANE, डबल बॉन्ड वाले में ENE और ट्रिपल बॉन्ड वाले में YNE। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपाइन। नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो गया बच्चों कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हो, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके नाम में क्या लग जाता है? ANE। डबल बॉन्ड वाला हो, डबल बॉन्ड वाला हो तो उसके नाम में क्या लग जाता है? ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE, तो नाम में लग जाएगा YNE। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। ठीक, ये सारी चीजें एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया हमारा कार्बन चैप्टर का। अब हम देखते हैं कि बाकी सारी चीजें जो हमारा पास चल रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास वन ऑफ द रिएक्शन, ये तो हमने शायद देख रखा है, राइट? ये देख रखा है कि आयरन रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा। और इस आयरन के ऑक्साइड का नाम भी अभी लिखा था, पीछे 3 बार लिख चुका हूं, फेरिक ऑक्साइड। और किस फॉर्म में बन रहा है? ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता होगा बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस होता है, इट इज अ पॉइजनस गैस और ये कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेशर लगता है वो होता है 1 atm। यहाँ प्रेशर कितना है? 340 atm। यानी हम जितना प्रेशर में मेंटेन कर रखे हैं अपने आप को, उससे 340 गुना ज्यादा, यानी इतना ज्यादा हाई प्रेशर दोगे तब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CH3OH, जो कि एक अल्कोहल है यानी मेथनॉल है। ठीक है क्या? नेक्स्ट इस रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये आप रिएक्शन बायोलॉजी में भी पढ़ते होगे, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है वही वाला रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके यहाँ क्या बनता है? किसका मॉलिक्यूल है ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है एक्वस फॉर्म में और H2O का लिक्विड निकल रहा है। सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल में हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थे वन ऑफ द इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस की जो हमारे पास सॉलिड वाले रिएक्शन हैं या फिर जो प्रोडक्ट है उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लिक्विड वाले पार्ट है, ध्यान दीजिए, जो सॉलिड वाले हैं उसको S से, गैसेज वाले को एरो से और लिक्विड वाले को L से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस वाले को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी ये लिक्विड फॉर्म में था तो L से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में था तो AQ से, लिक्विड फॉर्म में था तो L से, गैस फॉर्म में था तो G से। इस तरीके से हमने हर एक कंपाउंड का स्टेट मेंशन किया कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में है। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, अब हम देखते हैं आगे की तरफ। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब ये इतने टाइप्स हमारे पास चैप्टर 1 में पढ़ने हैं। 1 by 1 ये सारे रिएक्शन अभी हम कवर करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, विथ एग्जांपल्स देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये देखेंगे, रिडक्शन क्या होता है ये देखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ये भी देखेंगे। फिर ऐसे कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रीपीटी बन रहा है, वो देखेंगे। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे और कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे 1 by 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं, दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं। अगर मान लेते हैं एक कंपाउंड हमारे पास है और दूसरा कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन कर रही है। ठीक है क्या? जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने ले लिया एक कंपाउंड ए, दूसरा ले लिया कंपाउंड बी। ठीक, तो एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, आपस में दोनों कंबाइन होकर लेट्स से बन रहा है कंपाउंड सी। तो इस टाइप के रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड या दो कंपाउंड या तीन कंपाउंड या तीन से ज्यादा कंपाउंड मिलके
कुछ बनता है, कुछ कंबाइन होके बनता है। जैसे मान लो शुगर ले लिया, शुगर यहां ले लिया, शुगर, शुगर को हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो हुआ, यानी दो चीज आपस में क्या हुई, कंबाइन हो गई। ठीक है क्या, तो वन बाय वन आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखिए, तो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो एलएचएस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा रिएक्शन आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं, तो वन ऑफ द एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। अच्छा, कोल को हम हमेशा कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोल जिसे हम हिंदी में कोयला बोलते हैं, उसको हम कार्बन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। उसका स्टेट कार्बन, यानी यहाँ पे कोल है, कोल को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया। ये सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है तो ऐसी नॉर्मली हवा में नहीं रिएक्ट कर रहा है, प्रॉपर इसे बर्न करा रहे हैं, यानी जब कोल को, कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे तो एक गैस प्रोड्यूस होता है, और उस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ये गैसेस हार्मफुल है हमारे लिए। सेकेंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर विथ, किसके साथ बना रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरा है ऑक्सीजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहा है तो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, यहां ये गैस फॉर्म में है, यहां ये गैस फॉर्म में है, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस फॉर्म में है, इट इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। थर्ड रिएक्शन है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन का ये फॉर्मूला है। ठीक है क्या, अब इसका ये कॉमन नेम है, आप याद रखिएगा ऐसे, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता होगा, आप जब आप आ गए हो 10th में तो आपको पता होगा कुछ कुछ केमिकल्स रिएक्शन के, एक तो IUPAC नेम होते हैं, एक जनरल नेम, और एक कुछ कॉमन नेम भी होते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइन बोलते हैं इसे। ठीक है क्या, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड का नाम आपको सामने दिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्या है, क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका ऐसे नाम क्या है, इसका अगर ऐसे देखा जाए नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, तो क्विक लाइन। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइन बनता है, और स्लेक्ड लाइन का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है क्या, तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पे देख पा रहे हो आप, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ, या फिर एक एटम दूसरे एटम के साथ, या फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक थर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड में है तो ये भी सॉलिड में बने, स्टेट अलग अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है टूटना, ब्रेकना, ब्रेक होना, ब्रेक डाउन होना। तो यानी ऐसे रिएक्शन जहां पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू या मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जहां पे हमारा प्रोडक्ट ब्रेक होता है, ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी अब चीजें उल्टा होंगी, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें थी, कंबाइन होके सिंगल बन रहा था, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल होगा और अब मल्टीपल चीजों में ये टूटेगा, सिंगल अब मल्टीपल चीजों में टूटेगा। पीछे कॉम्बिनेशन था, यानी दो या दो से ज्यादा कंबाइन होकर सिंगल बन रहे थे, इसका जस्ट रिवर्स वाला पार्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे पास हेडिंग है, इसका सब ये है हमारे पास, ये है हमारे पास सेकंड टाइप। ये कौन सा टाइप है हमारे पास, सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट सब हेडिंग है आपके पास, सब हेडिंग है, सब हेडिंग है थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे ब्रेकडाउन वाले रिएक्शन जिसमें किसकी सप्लाई चाहिए, जिसमें हीट की सप्लाई चाहिए। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, यानी ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट की सप्लाई दोगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलो, तो वन ऑफ द एग्जांपल है, यहाँ पे तीन एग्जांपल्स है, पहले देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे हमारे पास आयरन का सल्फेट है। अब यहाँ पे आयरन का सेकेंड फॉर्म में है, आयरन 2+ है, और आयरन 2+ का नाम पता होगा आपको, नाम क्या होता है, फेरस। तो फेरस सल्फेट जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, हीट कर रहे हैं इसको, हीट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा, बताया था अभी पीछे कि हीट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों को
रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये अपना फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन का कौन सा ऑक्साइड, आयरन का कौन सा आयन यूज हो रहा है, किस फॉर्म में है, तो आयरन 3+। आयरन 3+ को क्या बोलते हैं, फेरिक। और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे ब्रीथिंग के लिए, अगर हम ब्रीथ कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत वो कार्सिनोजेनिक है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है गैसेस फॉर्म में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है गैसेस फॉर्म में। 2 ऑक्सीजन वाले को डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन वाले को ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपको पता होगा, चूना, चूना या फिर चौक वगैरह जो होते हैं वो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो इसका पूरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का शॉर्ट नेम या फिर कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जा रहा है। ठीक, यहां भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहे हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास लेड नाइट्रेट। थर्ड रिएक्शन क्या है, लेड नाइट्रेट। अच्छा यहाँ पर लेड किस फॉर्म में है, Pb किस फॉर्म में, +2 या +3, तो यहाँ पर लेड है आपके पास +2 फॉर्म में, और यहाँ जो नाइट्रेट है NO3 ये -1 फॉर्म में है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट आपस में हीट करने पे लेड ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ भी लेड का +2 है, और ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का 2- है। और यहाँ पे हमारा गैस कौन कौन सा, 2 गैसेस निकल रही हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये 2 गैसेस हमारे पास इवॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है डिकम्पोजिशन में ही सेकंड सब टॉपिक, यहाँ पे कौन सा था, इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन देखा, यानी जिसमें हीट की सप्लाई करने पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे सनलाइट का प्रेजेंस हो, जहां सनलाइट की सप्लाई रहेगी, तब ये ब्रेकडाउन होगा। अच्छा अब ध्यान दो, तो होगा क्या, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो कि एक पाउडर फॉर्म में होता है, यानी एक बाउल में सिल्वर क्लोराइड के पाउडर हैं, और उस पर जब सनलाइट पड़ेगी तो वो सिल्वर टूट जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। यानी अगर आपको सिल्वर क्लोराइड है या फिर आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, और उस सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड से प्योर सिल्वर आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बाउल में सिल्वर क्लोराइड को या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को ले जाके रख दीजिए सनलाइट में, ऑटोमेटिकली क्लोरीन गैस निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां से सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन गैस निकल जाएगा, उस बाउल में से क्लोरीन बन के निकल जाएगा क्लोरीन गैस, और सिल्वर ब्रोमाइड में से ब्रोमीन गैस निकल के बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ बच जाएगा प्योर सिल्वर बच जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन आप बोल सकते हो फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, यानी अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है, उससे हमें प्योर सिल्वर चाहिए, तो हम ये दोनों रिएक्शन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी सब टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी विद द ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे ब्रेकडाउन वाले रिएक्शन जिसमें हम किसकी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, किसकी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, और तब हमारा कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड हम किसको ले रहे हैं, वाटर कंपाउंड ले रहे हैं। इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है कि एक बीकर होता है, एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अभी तो इसका पूरा फुल सेटअप देखेंगे, यहाँ से बैटरी की सप्लाई करते हैं, करंट की सप्लाई करते हैं, तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलता है और एक तरफ ऑक्सीजन गैस निकलता है। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसपे था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें फुल डिटेल में है। ठीक है क्या, ये सारी चीजें फुल डिटेल में, इसके रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन फुल डिटेल में मैंने मेंशन किया है कि किस तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इस तरीके से इवॉल्व होते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहे हैं वाटर से, तो हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है और ऑक्सीजन गैस निकल जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये अभी हमने कवर किया था, सेकेंड टाइप हो गया था हमारे पास। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, एंड दिस थर्ड टाइप इज क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इक्वेशन या फिर ये वाला जो टाइप है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड या फिर कौन से मेटल को
डिस्प्लेस करेगा उसके एक्वस सॉल्यूशन से, यानी एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का ना, तो यहाँ पे आयरन मोर रिएक्टिव होने के कारण बोलेगा कि कॉपर तुम हट जाओ, और ये खुद जाके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके आयरन का सल्फेट बना लेगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये पानी के साथ घुला रहेगा तो इसलिए एक्वस लिखा हुआ, और ये सॉलिड फॉर्म में बाहर हो जाएगा। यानी फर्स्ट रिएक्शन आपके पास ये है, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि जब पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्यों है, किसके साथ होते हैं। तो जब ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट या फिर मेटल डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी यहाँ पे लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा और खुद जाके इसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड टाइप है हमारे पास जिंक है। जिंक है, जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, ठीक है। आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो देख रहे होगे हर जगह से कॉपर क्या पड़ जा रहा है, वीक पड़ जा रहा है। कोई और मेटल आ रहा है उसको हटाकर खुद अपना कंपाउंड बना ले रहा है, तो यहाँ कंपाउंड बना लेगा जिंक सल्फेट। और यहाँ पे कौन सी गैस किस फॉर्म में निकल जा रहा है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में निकल जा रहा है। फिर लेड आएगा, लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड इसको हटाएगा कॉपर को और खुद कॉपर लेड का क्लोराइड बना लेगा। और लेड की क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, लेड किस फॉर्म में है तो +2 फॉर्म में है, जिंक किस फॉर्म में है तो +2 फॉर्म में है, आयरन किस फॉर्म में है +2 फॉर्म में है, सल्फेट 2 नेगेटिव और क्लोरीन -1 और 2 क्लोरीन है तो -2, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट या फिर एक मेटल आ रहा है, उसके एक्वस फॉर्म से, उसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसी और के एलिमेंट का एक्वस सॉल्यूशन है, मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है, उस मेटल को हटा रहा है, उस कंपाउंड में से उसको हटा के खुद जाके रिएक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इस वाले से, ठीक है क्या। ये रिएक्शन तभी ओकर होगा जब जो हमारा साइड में एलिमेंट या साइड में जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव हो, किससे, जिसका एक्वस सॉल्यूशन है उससे। अगर कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन है तो हम वही मेटल यूज करेंगे जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि फोर्थ टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी वहां पे इस रिएक्शन को हम, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम चाहे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी एक सिंगल कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और ये इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है समझिए, यहां पर एक कंपाउंड है एक्वस फॉर्म में, इसमें सोडियम है, यहाँ एक क्लोराइड का कंपाउंड है जिसमें बेरियम है, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, अपने अपने आयंस के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। सोडियम बोलेगा कि आई विल रिएक्ट विद द क्लोरीन और बेरियम बोलेगा आई विल रिएक्ट विद द सल्फेट। तो बेरियम का सल्फेट बन जाएगा और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है, देख पा रहे हो, ये एक्वस फॉर्म में है, यानी इसके साथ ये वाटर के साथ मिक्सचर है और ये हमारा मिक्सचर नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो, इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया, सोडियम को हटा के बेरियम आया और यहां से दोनों एक दूसरे को हटा रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन जहां पे दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब ये एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम थोड़ी से देर में देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जहां पर वो कंपाउंड या फिर वो रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर रिएक्टेंट पार्ट में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। किसके साथ ऐड हो रहा है, तो कॉपर के साथ ऐड हो रहा है, और ऐड होने पर क्या बन रहा है, कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ कॉपर की वैलेंसी कितनी है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। तो ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखिए। या फिर
या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जहां पर रिमूवल होता है किसका, हाइड्रोजन का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ध्यान दो कि अगर हमने बोला कि हमारे पास रिमूवल होना चाहिए किसका, हाइड्रोजन का, तो H2O है, H2O है। अब H2O को हम जब ने हीट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निकल रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रिडक्शन में आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ध्यान दीजिए, टू फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन को ऐड होना, तो ध्यान दो O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन या फिर O फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऐसे रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो। अच्छा, ऑक्सीजन का एडिशन मतलब जस्ट उल्टा होगा हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन में जस्ट जो चीज ऑक्सीडेशन में हुआ उसका उल्टा होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में यहां हो रहा था ऑक्सीजन का एडिशन, तो यहां हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। यहां हाइड्रोजन का एडिशन है तो रिमूवल किसका होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ठीक है क्या, आगे देखते हैं। अब थर्ड सेकंड पार्ट इसी का, रिडक्शन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बोला, ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी ऐसे प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है किसी सब्सटेंस से, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, तो ध्यान दो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और यहाँ जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो जा रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और सिर्फ कॉपर बचा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, ऑक्सीजन हट गया है, और यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। हाइड्रोजन किसके साथ आके जुड़ा है, तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन के साथ, तो H2O बन गया है जो कि वाटर। रिडक्शन वह प्रोसेस होता है जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो अभी देखा हमने कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कुछ रिएक्शन होते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो, जहां पर देखो RED का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और साथ में ऑक्सीडेशन भी हो, यानी दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है क्या, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी सेम चीजें हैं, क्या बोला है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा। जैसे यहाँ को देखिए, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन ने ले लिया है ऑक्सीजन तो बना लिया है H2O, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया तो H2O बना लिया, बच कौन गया, कॉपर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन अपने पास ले लिया ना, एडिशन किया ना, एडिशन किया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। ऐसे समझो कि यहां पर ऑक्सीजन था, ठीक, और यहां आते आते ऑक्सीजन क्या हो गया है, बिल्कुल गायब, यानी ऑक्सीजन का इस बार रिमूवल हुआ है। तो यहां देखा था हमने, रिमूवल किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आप देख पा रहे हो कि सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है क्या, तो ऐसे रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम रिएक्शन में होते हैं, उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास लास्ट में, देखिए क्या बोला गया है कि आयरन 3 ऑक्साइड है, Fe3O4 है, Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस के साथ। रिएक्शन होने के बाद हो क्या रहा है, हाइड्रोजन ने अपना ले लिया, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक, और आयरन यहाँ अकेला जाके निकल गया है। तो आयरन यहाँ पर अकेला निकल गया है और साथ में हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो H2O बनाएगा, तो H2O बन गया है। ठीक, अब देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन को ऐड करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन आके ऐड हो गया है, तो बोलेंगे दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक चीज और यहाँ बताऊंगा कुछ नया, उसको ध्यान से बहुत सुनेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। Fe3O4 है ये, ठीक है क्या। अब ध्यान दो, तो इसका ऑक्सीजन इसने ऐड किया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहां पर देख पा रहे हो सेम रिएक्शन में ऑक्सीजन यहां से जाके यहां रिमूव हो गया है, यहां ऑक्सीजन था बट यहां ऑक्सीजन गायब हो गया है, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को अभी आपने देखा था क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पे हो जा रहा है आपका रिडक्शन। ठीक, तो सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे हम जाएंगे, उससे पहले दो टर्म और जान लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड। समझिए, ध्यान से देखिएगा, जरा सा ध्यान से देखिए। हमने देखा यहां पे कि देखिए यहां पर होता क्या है, हमारे पास दो टर्म और होते हैं। एक टर्म का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक टर्म का नाम है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा टर्म होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ऐसा कंपाउंड या फिर ऐसा उस रिएक्शन में ऐसा हिस्सा, ऐसा कंपाउंड या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी का ऑक्सीडेशन करा रहा है। जैसे मैं एक इंसान हूं, एक और इंसान है मेरे साथ, मैंने उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो कराया किसने, मैंने कराया, और क्या कराया, ऑक्सीडेशन उसका कराया। तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो, और कराया है मैंने, तो मैं बन जाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब उल्टा समझो, ये सेकंड वाला पार्ट। हाँ, एक इंसान है, दूसरा इंसान मैं हूं, मैंने उसका रिडक्शन करा दिया, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन अगर मैं करा रहा हूं तो मैं बन जाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तब समझते हैं कि यहां पर इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और इसी रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेम चीज यहां समझेंगे, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, रिडक्शन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का ना। रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, करा कौन रहा है, तो उसके बगल में कौन अवेलेबल है, हाइड्रोजन। तो रिडक्शन इसका हो रहा है बट करा ये रहा है, इसलिए ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा ये बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, सेकंड देखते हैं इसी में। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन करा कौन रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड है बगल में, तो वही करा रहा है, और ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करा रहा है हाइड्रोजन को, तो उसका बगल वाला जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है क्या, तो ये सेम चीज यहां समझते हैं, सेम चीज यहां पे समझते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां पर Fe3O4 का क्या हो रहा है, Fe3O4 का क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, Fe3O4 हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन करा कौन रहा है,
इसका रिडक्शन कौन करा रहा है? रिडक्शन कराने वाला कौन है? बगल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो रिडक्शन करा रहा है, जो रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन कौन करा रहा है? हाइड्रोजन करा रहा है। तो ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आगे देखते हैं फिर। अब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन है? Fe3O4। तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है और इसके साथ कौन है? Fe3O4। तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमने 4 टर्म देखा। एक देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, दूसरा देखा रिडक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और फिर हमने देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ध्यान समझिए। केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जहां पे कुछ कंपाउंड बन तो रहे हैं बट वो किसके साथ घुल नहीं पा रहे हैं? वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में घुल नहीं पा रहे हैं। यानी वाटर में जब आ रहे हैं कांटेक्ट में तो उसके साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो अपना सेपरेट पाउडर के फॉर्म में ही रह रहे हैं। जैसे वो एक एग्जांपल आपके पास है कि सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो फॉर्म, तो ध्यान दो, बेरियम ने इसको हटाया सोडियम को यहां से, ठीक, और खुद का सल्फेट बना लिया, और सोडियम ने बेरियम को हटाया और खुद का क्लोराइड बना लिया। ठीक, तो यहाँ बेरियम सल्फेट और यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ ये एक्वस फॉर्म में है। नमक, ये क्या है? नमक है। सॉल्ट तो सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर है तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये मेंशन है एक्वस। पानी में सॉल्युबल है इसीलिए एक्वस मेंशन है, बट ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि ये भी पानी में ही है। जिस रिएक्शन में, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसी में नमक भी है, उसी में पानी भी है, उसी में बेरियम सल्फेट भी है, बट ये सॉलिड फॉर्म में, ये मिक्स नहीं हो रहा। मिक्स नहीं हो रहा इन द सेंस एक्वस फॉर्म में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मिक्स उसके साथ नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा इनसॉल्युबल सॉल्यूट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? दिस इज अ इनसॉल्युबल सॉल्यूट, यानी ये घुल नहीं रहा। एक तरीके से ये क्या है? तो प्रेसिपिटेट है। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे बढ़ा जाए, यानी ऐसे रिएक्शन जहां पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये इस टाइप के रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, आपने बचपन से ही देखा होगा, अपने पिछले वाले क्लास में भी देखा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे रिएक्शंस जहां पर हीट रिलीज होती है। एक्सो मतलब रिलीज, एक्सो मतलब क्या होता है? रिलीज, ठीक। और इंडो मतलब क्या होता है? यहां पर नेक्स्ट है आपके पास इंडो। इंडो मतलब क्या आता है? एब्जॉर्ब। इंडो मतलब होता है एब्जॉर्ब, और एक्सो का मतलब रिलीज। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, तो वन ऑफ द एग्जांपल है हमारे पास, क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यहाँ पे हम क्या लिए हैं? हम नेचुरल गैस है हमारे पास मीथेन। नेचुरल गैस क्या है? मीथेन। तो जब मीथेन को बर्न करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और हीट निकल रही है, हीट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी निकल रही है यहाँ पे? तो हीट एनर्जी निकल रही है। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है? बर्निंग हो रहा है। किसका हो रहा है बर्निंग? नेचुरल गैसेस के। नेचुरल गैस किस फॉर्म में है? मीथेन के फॉर्म में है। आपको पता होगा मीथेन गैस, जो हमारा ये मीथेन कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जहां पर हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए फिर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू वेजिटेबल्स कंपोज्ड इनटू एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनका कंपोस्ट में जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहां भी हमारा क्या होता है? हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद रखिएगा, ऐसे रिएक्शन जहां पे क्या होता है? हमेशा हीट का इवोल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, फिर देखते हैं आगे चीजें क्या ली है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस है? वो एक हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
द फूड दैट वी इनटेक इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जो हम खाना खाते हैं वो इस सब लाइक विटामिन पार्टिकल में या फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट में टूटता है। ठीक है, कब टूटता है? ड्यूरिंग डाइजेशन। तो ये भी एक कैसा प्रोसेस है? दिस इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जो डिकम्पोजिशन हो रहा है हमारे फूड आइटम का, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट में, ये सब कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट दस एब्जॉर्ब्ड और ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट हमारा आलू, पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो, कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रोक डाउन हो जा रहा है? वो ग्लूकोज में ब्रोक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। ठीक, अब फोर्थ वाला देखिए, तो ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के सेल में ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन याद रखिएगा, ग्लूकोज का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O और साथ में एनर्जी निकल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जो हमारे पास आयरन सल्फेट है उसको हीट कर रहे हैं, डेल्टा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ये हीट हम दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकल रहा है। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है, याद रखिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो यहाँ भी हीट कर रहे हैं, हीट की सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जा रही है। दोनों में क्या फॉर्म हो रहा है? एक तो सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है? दो गैसेस निकल रही हैं, या तो वो आयरन का सल्फेट हो या फिर वो कॉपर का कार्बोनेट हो। एक गैस इवॉल्व होगा ही होगा, गैस इवॉल्व होगा इसमें। अब आ जाते हैं रेंसिडिटी। अब कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए रेंसिडिटी, और उसके बाद हम कुछ देखेंगे। आपके पास कुछ थ्योरीज क्वेश्चन है हमारे पास, रेंसिडिटी, कोरोजन, और फिर 3 से 4 एक्टिविटी हैं, फिर देन वी विल वाइंड अप द सेशन। देखो पहले तो रेंसिडिटी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या देखा? ऑक्सीजन का एडिशन। किसमें स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो ऑयल में या फिर फैट में, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। यानी जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है हमारे फूड मटेरियल में, दैट विल रिजल्ट इन द स्मेल ऑफ फूड, और टेस्ट खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। खाना जो खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी प्रोसेस। यानी जब हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमारे पास खाना खराब हो जाता है, एंड इट विल स्टार्ट स्मेलिंग। सेकंड देखते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को? तो बाय कीपिंग देम इनटू फूड मटेरियल इनटू एयर टाइट कंटेनर। ठीक, या फिर फ्रिज में रख दे खाना को। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड एट लो टेम्परेचर पर रख देंगे तो भी ऑक्सीजन साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो बच जाएगा। पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन द पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ, यानी ऐसे पैकेट में पैक कर देना फूड आइटम को जो नाइट्रोजन गैस कंटेन करते हैं। नाइट्रोजन गैस है तो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा नहीं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो खराब होगा नहीं। नेक्स्ट है अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर। हमें मेनली रेंसिडिटी प्रोसेस को होने से बचाना है, तो अपने फूड आइटम को एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देंगे। जो भी हमारा पका हुआ खाना है उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे ताकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो रेंसिड होगा नहीं, खराब होगा नहीं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। BHA का फुल फॉर्म क्या है? ये कंपाउंड है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल को ऐड कर लेंगे। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीजन इसको ऐड करने के बाद ऑक्सीजन इसके साथ खाने के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ये हम मेनली किसमें यूज करते हैं? पिकल वगैरह में, अचार में डालते हैं, ताकि ये होता है अचार में डालने से अचार बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, तो BHA डालते हैं हम पिकल्स वगैरह में। नेक्स्ट हमारे पास कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन का सिंपल सा फंडा आपको इतना जानना है कि अगर हमारे पास आयरन है,
आयरन अगर H2O के कांटेक्ट में आएगा तो हमारे पास आयरन की ऑक्साइड बन जाती है Fe3O4 डॉट XH2O, और यही क्या होता है, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है क्या, यानी रस्टिंग हो जाती है। तो ये होता है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब जंग लग जाती है। तो ये रिएक्शन होता है, ऑकर होता है जब जंग लग जाती है। तो यही रिएक्शन ऑकर होता है हमारा कोरोजन प्रोसेस में। ठीक है क्या, देखते हैं आगे फिर क्या रखा है इसमें डिटेल। तो ऐसे फेनोमेना जिसमें मेटल्स आर स्लोली इटेन यानी खराब हो जाता है अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के साथ रिएक्ट करके, एयर या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करा के केमिकली प्रेजेंट जो होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो कोरोजन हो जाता है। जो भी एयर के कांटेक्ट में या फिर वाटर कांटेक्ट में हमारा मेटल आएगा तो स्लोली द मेटल विल स्टार्ट बिकमिंग कोरोजन, कोरोड हो जाएगा। कोरोड हो जाना मतलब उस पे जंग लग जाना। जैसे ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर पे, सिल्वर पे अगर सिल्वर को हम बाहर एयर कांटेक्ट में रखेंगे तो उस पे कैसा कोटिंग हो जाता है, तो ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर पे, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो कॉपर अगर है हमारे पास तो कॉपर पे कैसे ग्रीन कोटिंग, कैसे कोटिंग कर लेते हैं, ग्रीन कलर की कोटिंग कर लेते हैं बचाने के लिए, और सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग कर लेते हैं ताकि सिल्वर हमारा खराब ना हो। नेक्स्ट हो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू द कोरोजन, इट कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को, तो भाई या तो पॉलिश, ठीक है, या तो पेंट की अप्लाई कर दे या तो ग्रीसिंग कर दें। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पेंट ऑन द आयरन पार्टिकल रस्टिंग कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आयरन। ठीक है क्या, तो पेंट लगाने से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी बहुत छोटी छोटी है और आपको आराम से कर लोगे। बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन, जब हीट की सप्लाई होती है मैग्नीशियम रिबन पे। तो जब मैग्नीशियम का मान लेते हैं हमारे पास रिबन है, मैग्नीशियम का मान लेते हैं ये मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है क्या, जब मैग्नीशियम रिबन है उस पे हम हीट की सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हीट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हीट मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। सीधी सी बात है। क्या यहाँ ऑब्जॉर्व होता है कि इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। तो ये मेटल फॉर्म में था और ये किस फॉर्म में आ जाता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करा के। इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट की सप्लाई देनी पड़ती है इसलिए डेल्टा लगाया है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, तो हमें पता था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी। देखो ए मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है बी यानी ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है थर्ड कंपाउंड कंबाइन होने के बाद, दिस इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है एक्टिविटी हमारी कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki और लेड नाइट्रेट का PbNO3। तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड एक्सचेंज कर लेगा, पोटेशियम चला जाएगा यहाँ पे और लेड चला जाएगा आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड बन जाएगा जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और पोटेशियम नाइट्राइट एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। इसमें क्या देखा जाता है कि इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यानी यहाँ पे ये किस फॉर्म में था, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में बन जा रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग इनटू लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बन जा रहा है। नेक्स्ट है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, यानी दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पोटेशियम और यहाँ लेड आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपना जगह। जब ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दो कंपाउंड या फिर दो एटम अपनी जगह को जस्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। पूछा है थर्ड वाला एक्टिविटी है हमारे पास है कि विच गैस विल बी इवॉल्व व्हेन, ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए। जब भी हमारे पास मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो हमारे पास कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। याद रखिए जब भी मेटल किसी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना क्लोराइड यानी अपना सॉल्ट क्लोराइड या फिर सल्फाइड रहेगा। यहाँ पे H2SO4 रहता तो क्या बनाता, तो जिंक SO4 बनाता, ZnSO4 बनाता और हाइड्रोजन गैस निकालता। ठीक है क्या, यहाँ मेटल जिंक भी हो सकता है आयरन में, और यहाँ मेटल क्या क्या ले सकते हो आप यहाँ मेटल चाहो तो या तो जिंक ले लो, या तो आप जिंक ले लो, या तो आप इसको जिंक ले लीजिए, या फिर आयरन ले लीजिए, या फिर आप टिन ले सकते हो। ठीक है क्या, टिन को स्टेनस। ठीक है क्या,
अब यहाँ पे देखा क्या जाता है कि यहाँ इवोल्यूशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन गैस का निकलता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस हमेशा बर्न होता है विथ अ पॉप साउंड, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस बर्न विथ अ पॉप साउंड अपॉन बर्निंग कैंडल। जब भी बर्निंग कैंडल के पास रखेंगे तो हाइड्रोजन गैस कैसा निकलेगा, तो इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। अच्छा, ये कैसा रिएक्शन है, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ हीट है, हीट रिवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट का इवोल्यूशन होता है उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ध्यान दो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाया है और जिंक खुद जाके क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया है, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, ये थर्ड एक्टिविटी थी। नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी है कि व्हाट हैपेंस जब क्विक लाइम इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब क्विक लाइम को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। अभी देखा था पीछे हमने ये रिएक्शन कि जब भी क्विक लाइम H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लैग्ड लाइम बन जाएगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि A रिएक्ट विथ B टू फॉर्म C, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास पांचवा, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो यहाँ हमारे पास बन जाता है लाइमस्टोन, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, क्या क्या बन जाता है, लाइमस्टोन। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और लाइमस्टोन बना रहा है। इसमें क्या देखा जाता है, इट इज अ कॉमन रिएक्शन है जो होता है व्हाइट वॉश में, व्हाइट वॉश चौक वगैरह, चौक बनाने में, व्हाइट वॉश बनाने में, हमारा चूना वगैरह बनाने में कैल्शियम लाइमस्टोन का यूज करते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म थिक कोट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक थिक कोटिंग होती है। यानी जब लाइम वाटर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लाइमस्टोन की थिक कोटिंग हो जाती है उस पर व्हाइट कलर की। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं सिक्स्थ वाला कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट, जब फेरस सल्फेट हमारे पास है तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, डेल्टा देंगे, तो ये फेरिक ऑक्साइड में ये रिएक्शन अभी अभी हमने पीछे देखा था, इस तरीके से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि स्मेल इज ड्यू टू द बर्निंग, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आता है, थर्मल हीट करने पे डिकम्पोज हो रहा है, और ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो हीट की सप्लाई करनी पड़ रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, ये भी आप देखे हो आपने कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है ब्राउन कलर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ये भी आप देख रखे हो। इसमें कैसा स्मेल होता है, तो पंजेंट एंड बर्निंग ब्राउन फ्यूम्स निकलता है ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी हीट की सप्लाई देना पड़ रहा है, और ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वी आर सप्लाइंग दी हीट। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी आपने देख रखा है, अभी ये सारे रिएक्शंस हमने देख रखे हैं, अभी पीछे देखा था ना, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराया तो ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन किसमें किसमें हुआ, तो हाइड्रोजन गैस निकली थी और ऑक्सीजन गैस निकली थी, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, यानी जितना हाइड्रोजन गैस है उसका डबल है, ऑक्सीजन का डबल क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अगर ये 1 मोल निकलेगा तो ये 2 मोल निकलेगा, ठीक। वन ऑफ द गैसेस कैचेस फायर एंड बर्न विथ अ पॉप साउंड, यानी जो वन ऑफ द जो गैसेस हैं ये कैसे बर्न होंगी, इट विल कैच फायर एंड इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, ठीक है। क्या आपको ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, आपको पता होगा ना, बताया था कि हाइड्रोजन गैस बर्न विथ अ पॉप साउंड विथ कैंडल, यानी जब कैंडल रखेंगे तो कैंडल के साथ कैसा बर्न होगा, ये इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड। फिर नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक, ये कैसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जहां पे डिकम्पोजिशन होता है किसी कंपाउंड का ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। नेक्स्ट ये कौन सा था रिएक्शन 8। नेक्स्ट है आपके पास 9th एक्टिविटी कि
ये भी देखा कि जब सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में किसी बाउल में सिल्वर क्लोराइड को हमने रखा है, उसमें सनलाइट पास करेंगे, सनलाइट जब हम पास करेंगे तो ये हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में सिल्वर बच जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ क्लोरीन गैस निकल जाएगा। सेम चीज किसके साथ था? अच्छा, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी हमने देखा है। ये सारी चीजें हमने देख रखी है, ठीक है क्या? तो इस तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हमने अभी देख रखा है, ठीक है। तो अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, और इन सारी चीजों को आप रिवाइज करते चलिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।